वेलकम बैक है दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक पे। ठीक है, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, तो ये क्या है? तो भाई ये हम आपका फिजिक्स का 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपने क्लास 11th अच्छे से ख़त्म कर ली होगी। आशा करता हूँ ख़त्म कर ली होगी। पास तो तुम सभी हो जाओगे। ठीक है, क्लास 11th पास तो तुम सारे के सारे हो जाओगे। अब बारी है क्लास 12th के फिजिक्स की। एक बात याद रखो भाई, क्लास 12th की फिजिक्स सच में हार्ड है क्लास 11th से। क्लास 11th आपको हार्ड लगता है क्योंकि वो आप पहली बार पढ़ रहे होते हो, बट क्लास 12th की फिजिक्स सच में हार्ड है, तो आपको ये पहले शुरू करना पड़ेगा। इसलिए मैंने रिज़ल्ट आने से पहले ही ये शुरू करवाया है फिज़िक्स के लिए। ठीक है, सच में बहुत लंबा चैप्टर है क्लास 12th का फिज़िक्स, जस्ट लाइक एन ओशियन। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ओशियन के जैसा बहुत भारी चैप्टर है, भारी बुक है, बहुत लंबा है, तो आपको ये पहले शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बात जानो, क्लास 12th की फिज़िक्स आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, जो जब आप क्लास 11th में थे तो क्लास 11th में आपने वही सारी चीज़ें पढ़ी हैं जिसे आप देख सकते हो, जैसे वर्नियर कैलिपर आप देख सकते हो, स्क्रू गेज आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, कोई गाड़ी भाग रहा है काइनेमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो, आप उसे देख सकते हैं। फ्रिक्शन खैर देख नहीं सकते, बट फ्रिक्शन लगता है उसे आप महसूस कर सकते हैं। रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, ये सब आप देखते हैं रोटेशन। फिर उसके बाद ऑसिलेशन, पेंडुलम, आप ये सारी चीज़ देख चुके हो। वाटर के बारे में जब हमने पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स में, तो वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, बट क्लास 11th ऐसा नहीं है, सॉरी 12th। क्लास 12th में आपको हर वो चीज़ ऐसी मिलेगी जिसे आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैसे? इमेजिनेशन से। ठीक है, इमेजिनेशन से हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो कैसे? तो भाई देखो, इसमें आपको इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। क्लास 12th का सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सबसे बड़ा हमारा एक टॉपिक होता है। इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैट, इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा एसी, ईएम वेव, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, कुल मिला के 8 चैप्टर है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना पड़ेगा, और यही आपके पूरे सिलेबस का 60% कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा लंबा सेक्शन है हमारा फिजिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैट बहुत लंबा है, और ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, ये भी बहुत लंबा चौड़ा है, इसीलिए मैंने इसे आपको जल्दी शुरू करवाया है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ोगे क्या? बेसिकली अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, विच इज एट रेस्ट। ठीक है, विच इज एट रेस्ट। हम पहले कोई चार्ज को रेस्ट में रख के उसकी स्टडी करते हैं। क्यों? मोशन में रख के क्यों नहीं स्टडी करते, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि कोई एक चार्ज होता है प्लस क्यू, इसे हम लोग रेस्ट में रख करके इसकी स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, किस तरीके से ये वैरी करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है मैंने आपको बताया, क्या? स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। लिख देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर ले। स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। तो ऐसे चार्ज की स्टडी को जो रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको अंदाजा मिल गया होगा, इस चैप्टर में हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले। सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, आने वाले टोटल 6 चैप्टर में, आने वाले टोटल 6 चैप्टर में हम सिर्फ चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, चार्ज के। ठीक है, इसीलिए हमें चार्ज पे गहन अध्ययन करने की बहुत ज़रूरत है। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये देखो भाई, चार्ज है, चार्ज एंड फील्ड। तो आपको एक बात बता दूँ, कोई भी जो चार्ज होता है हमारा, मान लेते कोई प्लस क्यू, ये कोई चार्ज है, तो ये जब हमारा रेस्ट में होता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। वो क्या होती है वो हम आगे जानेंगे, बट ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, यहाँ देखो लिखा होगा, यहाँ देखो आप देख सकते हो क्या लिखा है, चार्ज और उसके स्टेट लिखा है, चार्ज, फिर लिखा हमारे पास रेस्ट, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ये देखो लिखा है रेस्ट, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव। तो ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ एक बात। ये जो बॉक्स है ना एनसीईआरटी में पूरे 4 पेज में दी गई है, मैंने उसका सार निकाल के लाया है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको फिलअप करना सिखाता हूँ। कभी भी आप याद रखें, कोई भी जो चार्ज जब रेस्ट में होता है, कोई भी चार्ज हमारा रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रेस्ट में एकदम रुका हुआ चार्ज है, वो करंट प्रोड्यूस नहीं करता और वो ईएम वेव भी प्रोड्यूस नहीं करता। करंट कब प्रोड्यूस करेगा, जब चार्ज चलेगा। जब चार्ज चलेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये करंट भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अब जानते हो ना इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो करंट प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी तभी प्रोड्यूस होता है। तो पहला हमारे पास रेस्ट क्या है, बेसिक पहला हमारे पास स्टेट क्या है, रेस्ट। तो जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएम वेव भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जब हमारा चार्ज चलने लगेगा, ठीक है, जब हम चार्ज को मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, मूव करने से करंट भी प्रोड्यूस होता है और करंट और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, तो ये भी होगी, ये भी होगी, बट ईएम वेव नहीं प्रोड्यूस होगी। एक बात आप याद रखें, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा ना। हम लोग जानते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलनी चाहिए, एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए और सेम स्पीड से चलनी चाहिए, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कभी भी जब हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब वो मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट भी प्रोड्यूस करता है, बट ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, एक्सेलरेटेड। जब हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तब क्या होगा, देखो जब हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही आएगी। एक्सेलरेटेड है मतलब ये चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, लेकिन चूंकि ये एक्सेलरेटेड है तो ये हमारा ईएम वेव भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें, एक्सेलरेटेड चार्ज सब कुछ प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से सिर्फ 2 चीज़ प्रोड्यूस करता है और ईएम वेव नहीं प्रोड्यूस करता है, और जब रेस्ट में रखा हुआ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप इसे ऐसे याद करें, कैसे, पहला सबसे बेसिक स्टेट क्या होता है, रेस्ट, 1 टिक 2 क्रॉस, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेट होता है, यूनिफॉर्म मोशन, 2 टिक 1 क्रॉस, फिर एक्सेलरेटेड मोशन आ जाएगा, 3 टिक, 1 टिक 2 टिक 3 टिक, आप ऐसे याद रखें, 1 टिक 2 टिक 3 टिक, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि जब चार्ज चलता है तो क्या होता है, और सेम ये जो हमारा सवाल है एक्सेलरेटेड वाला, कि जब हमारा ये एक्सेलरेटेड होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ईएम वेव भी प्रोड्यूस करता है। और ये जो हमारा ईएम वेव का सवाल है, ये हमारा सवाल पूछ लिया था नीट 2015 में, ठीक है। तो नीट 2015 में ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा चार्ज ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। तो आप याद रखें, एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। आपसे पूछा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला चार्ज ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, तो नहीं, रेस्ट में रखा हुआ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला चूंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, करंट भी प्रोड्यूस करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। और जो चार्ज एक्सेलरेटेड है वो तीनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर ईएम वेव, ठीक है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं, तो पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज के संदर्भ में, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बेसिक, या फिर आप इसे कह सकते हैं इनहेरेंट, ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में प्रोड्यूस हुई, वेदर इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन, वेदर इट इज़ रेस्ट, और वेदर इट इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड सब में प्रोड्यूस हो गई। इसमें एक टिक 2 क्रॉस, 2 टिक 1 क्रॉस, तीनों टिक, ठीक है, तो आप इसे याद रखें। अब आते हैं हम चार्ज पे। ये जो हमारा चैप्टर है ये चार्ज पे ही टिका है। तो व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज है क्या? तो चार्ज क्या है ना कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की। तो पहले चार्ज को जानने से पहले आप ये जानो कि तुम कैसे हो, ठीक है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, पहले आप इसे पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है, सेकेंड। तो इलेक्ट्रोस्टैट है क्या, तो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट बोलो, चार्ज है क्या? तो चार्ज है प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब चार्ज क्या है ना, चार्ज प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे ये फोर्स लगाता है, ठीक है। कैसा है? या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जैसे मास होता है, तो मास क्या होता है, मास भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, मास भी एक प्रॉपर्टी होती है, और मास से क्या होता है, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन में हमने यही पढ़ा था। तो ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे अगर तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी, अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचो तो तुम्हारा क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? जैसे सोचो, तुम्हारा प्रॉपर्टी हो सकता है कि पहला तुम एक लड़के हो, ठीक है, लड़के वाली चीज़ होगी तुम्हारे में, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी हो सकती है कि तुम लंबे हो सकते हो, टॉल। एक और प्रॉपर्टी हो सकती है कि तुम्हारा कलर क्या है, कलर कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सांवला होगा। और एक फिजिकल हो सकता है, तुम फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हो, या फिर ठीक ठाक हो सकते हो, वीक तो कोई होता नहीं है। तो ये तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है। तो उसी तरीके से चार्ज भी है ना, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? बॉडी की। दुनिया में हर एक चीज़, एवरीथिंग, दुनिया में हर एक चीज़ चार्ज से मिलके बनी है। तो चार्ज क्या है? ये एक बॉडी, ये एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, ठीक है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, और उससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को महसूस करता है, इस या तो लगाता है या तो इस पर लगता है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को बेसिकली हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। क्यू से हम इसे डोनेट करते हैं। क्यू आप ऐसे भी कर सकते हो, क्यू से हम इसे डोनेट करते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हमारे पास एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कूलम है भाई, आप इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट, 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ESU, ठीक है। मतलब ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो और ये हो गया हमारा CGS में होता है, एक SI में, एक CGS में, ठीक है। तो ये हो गया 3 × 10⁻⁹, ये हो गया हमारा ESU, 1 कूलम, ठीक है। और 1 कूलम हमारा होता है 1/10 EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास होता है फ्रैंकलिन, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा नहीं है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे पास फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? फैराडे, लास्ट में डे लगाना है। फैराड मत लिखना, फैराड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, बट चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है फ्रैंकलिन, और लार्जेस्ट यूनिट होता है वो हमारा फैराडे होता है, फैराड नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, आपने चार्ज पढ़ लिया। चार्ज क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है जिसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या तो लगाता है या तो ये महसूस करता है। ऐसा यूनिट इसके कूलम होती है, आपने देख लिया। डिनोट करते हैं हम इसे क्यू से, ठीक है। एक एक चीज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनते जाओ, लिखते जाओ, 1 घंटा रोज लिखो। मैं जो बता रहा हूँ चुपचाप लिखते जाओ, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मैंने आपको बता दिया, डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से। स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन, लार्जेस्ट यूनिट फैराडे,
ठीक है। अब चार्ज भाई स्केलर होता है या वेक्टर, तो चार्ज हमारा होता है स्केलर। क्यों? क्योंकि चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, कहीं भी रखा है चार्ज, तो चार्ज होता है हमारा स्केलर, आपको यहाँ दिख रहा है। और क्या है, सेम चार्ज जनरली रिपेल। जो सेम चार्ज होता है, मान लो प्लस, कोई चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है प्लस क्यू, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जनरली रिपेल, यहाँ तो है ना, जनरली रिपेल, बट ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब बोलोगे भाई तुम पागल हो गया, मास्टर पागल हो गया है, सेम चार्ज अट्रैक्ट कैसे करेंगे? मास की वजह से, मास है ना भाई, तो कोई भी चार्ज होगा तो उसके पास मास होगा ही होगा, ये पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सेम चार्ज जनरली रिपेल, सेम चार्ज होने की वजह से वो रिपेल करते हैं, बट चूंकि उनके पास मास है तो वो अट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं मास की वजह से, ठीक है। तो आप एक बात याद रखें, अगर आपसे पूछे कि सेम चार्ज रिपेल, यस रिपेल, बट सेम चार्ज मस्ट रिपेल, तो ऐसा नहीं है, हमेशा रिपेल नहीं करते, मास की वजह से उनमें अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नीचे अपोजिट चार्ज, तो मस्ट अट्रैक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई चार्ज है प्लस क्यू और फिर कोई चार्ज है माइनस क्यू, एक सेकेंड, हाँ, ये कोई चार्ज आपके पास आ गया प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर कोई चार्ज आ गया आपके पास प्लस क्यू, तो ये मस्ट अट्रैक्ट, हर बार ये अट्रैक्ट होगा, हर बार, कभी भी ये रिपेल नहीं कर सकता। क्योंकि देखो भाई एक बात बताऊँ, ये दोनों अपोजिट है तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर मास का फैक्टर भी आप यहाँ लगाओगे तो मास भी तो अट्रैक्ट करता है ना, तो मास का भी लगाओगे तो ये अट्रैक्ट ही करेगा, चार्ज से भी ये अट्रैक्ट ही करेगा। तो अपोजिट चार्ज ऑलवेज मस्ट अट्रैक्ट, बट सेम चार्ज जनरली रिपेल, बट वो मास की वजह से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो खास कर तुम्हें जैक बोर्ड में इतना लगाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, बट ये कंसेप्ट है, ठीक है। चार्ज होता है भाई हमारा क्वांटाइज्ड इन नेचर, वो कैसे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो हमारा चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। बेसिकली क्वांटाइज्ड का मतलब होता है ना कि तुम चार्ज और एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, चार्ज को तुम और ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भगवान ने जितना चार्ज देना था भगवान ने चार्ज दे दिए, अब उस चार्ज से तुम खेलते रहो। हाँ, चार्ज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, कैसे ट्रांसफ़र होता है वो आगे है, बट आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। ये जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह, जैसे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये वही है, वो आप सिर्फ चार्ज को चेंज कर सकते हैं, बना नहीं सकते। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। और ये क्वांटाइज्ड को ये तो मैंने आपको कंजर्वेटिव इन नेचर बता दिया। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि कभी भी, ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया कंजर्वेटिव इन नेचर। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि आपको चार्ज कभी डेढ़ चार्ज या फिर 2.5 चार्ज ऐसे करके नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुम क्लास में जाओगे, ठीक है, तो क्लास में जाओगे तो कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, 40 20, बट क्या 21.5 लड़के आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ना, 21.5 लड़के नहीं आ सकते। आधा लड़का क्या काट के लाओगे? ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए जो आधा चार्ज होता है ना, आधा चार्ज, अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होता है, -e, यह तो हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये जो चार्ज होगा ना, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, 1 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये 1.5 2.5 5.5 ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तुम बोलोगे नहीं हमने तो देखा है 6.5 कूलाम, तो भाई ये 6.5 कूलाम है, ये 6.5 कूलाम चार्ज है। ये इसे तुम 6.5 को कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा चार्ज आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड इन नेचर मतलब ये चार्ज कभी 1.5 2.5 ऐसे नहीं होगा, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा।
कैसे होगा आगे समझाता हूँ। अब ये देखो, इनवेरिएंट, ठीक है, चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। अब इनवेरिएंट का क्या मतलब हुआ? इनवेरिएंट का मतलब हुआ कि जो चार्ज होती है ना, ये अगर आप चार्ज को स्पीड कर दो, चार्ज को स्लो कर दो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, इस पर स्पीड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आइंस्टाइन की एक इक्वेशन की एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हें अपना वेट बढ़ाना है, मान लो ये हो तुम, ठीक है, ये तुम हो पतले सूखे, अब तुम्हें होना है भाई कैसा, ऐसा एकदम पहलवान, ठीक है। तो अब तुम अपने मास कैसे बढ़ाओगे? मास मान लो इसका मास है m, इसका मास है m डैश, तो तुम कैसे बढ़ाओगे? तो एक है, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ना रोज़ सुबह सुबह उठ के दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बहुत दौड़ो, तब तुम मोटे हो जाओगे, तुम्हारा मास बढ़ जाओगे। फिर तुम सोचोगे अबे लगता है मास्टर पगला गया है, दौड़ेंगे तो हम तो और सूख जाएंगे ना। तो नहीं भाई, दौड़ने से सूखते नहीं है, दौड़ने से मास बढ़ता है। कैसे? तो ये देखो, एम डैश इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास एम नॉट, जो इनिशियल मास होता है अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। मान लो तुम बहुत स्पीड दौड़े, बहुत स्पीड दौड़े, बहुत स्पीड दौड़े, तुम लाइट की स्पीड से तेज़ दौड़ गए। मान लो अगर तुम लाइट की स्पीड से दौड़ोगे, इतना तेज इतना तेज इतना तेज दौड़ा कि तुमने अपनी वेलोसिटी c के बराबर कर ली। तो अब तुम v को अगर c की जगह पुट करोगे तो क्या आएगा इक्वेशन? देखो, v को अगर तुमने c पुट कर दिया, ठीक है, देखो अब दिखा रहा हूँ, अगर v को तुमने c पुट कर दिया, c स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 और समथिंग बटा 0 इज़ इन्फिनिटी। देखा, तो तुम्हारा मास बढ़ गया ना। तो बेसिकली मास तो डिपेंड कर गया स्पीड पे, बट जो चार्ज होता है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तुमसे अगर क्वेश्चन कर दे कि एक चार्ज है, ठीक है, इसे हमने ये पहले रेस्ट में था, फिर ये 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलने लगा, तो बताओ जो इफेक्टिव चार्ज होगा, पूछते हैं, ध्यान से पूछ रहना, पूछते हैं जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो घटेगा बढ़ेगा बराबर रहेगा, क्या होगा? तो बराबर रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत भयानक है। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी कि इसका मतलब हुआ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी कि जो चार्ज है वो मास के बिना रह सकता है, सॉरी रह सकता हूँ बोल दिया, एक सेकंड, सॉरी, क्या है? चार्ज कैंट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब बिना मास के चार्ज नहीं होगा, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये जो हमारे पास है ये लाइन, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो कोई मास है m, तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल तुम खुद को ले लो, तुम हो, तुम भी एक मास हो, ठीक है, तुम एक मास हो ना जी, ये मान लो ये तुम हो, तुम एक मास हो, ठीक है। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मतलब अगर मास है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चार्ज होगा, बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर ये तुम हो तो तुम तो न्यूट्रल हो, अभी तुम्हारे पे चार्ज है नहीं, देखो तुम्हारे पास मास है बट तुम्हारे पास अभी चार्ज नहीं है, तो तुम एग्जिस्ट कर रहे हो ना, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हो। बट जो फर्स्ट में है क्या, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये देखो, ये चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब जो चार्ज होता है बिना मास का नहीं हो सकता। अब भाई कैसे होगा? तुम जानते हो दुनिया में हर चीज़ मास से बनी होती है। अगर कोई चीज़ को चार्ज होना होगा, अगर कोई चीज़ को चार्ज होना होगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो ये ज़रूरी है ना कि उसमें मास रहे। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल लकड़ी, अगर लकड़ी को तुम चार्ज करते हो तो लकड़ी में खुद तो मास है ना, ठीक है। कोई तार को अगर तुम चार्ज करना चाहते हो, तार तो चार्ज हो जाएगा, बट तार में मास तो है ना, बिल्कुल है। मान तुमने लिया अपना पेन,
पेन को रगड़ के तुम चार्ज करो, बिल्कुल वो चार्ज होगा, बट पेन में मास तो है ना, मतलब मास होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी चार्ज होगा। अब मान लो तुम्हारे पास कोई मास ही नहीं है, कोई मास नहीं है, तुम चार्ज कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, कहीं से नहीं ला सकते हैं। वही इसका मतलब है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। अगर कोई भी चीज़ है तो जरूरी नहीं है कि उसमें चार्ज हो, बट उसे तुम चार्ज कर सकते हो। वही तो लिखा है ना कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर तुम्हारे पास कोई एक लकड़ी है, ठीक है, तो उसमें मास है बट वो चार्ज नहीं है, तो एग्जिस्ट हो गया ना, बट बिना मास के तुम चार्ज नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। और अदर नेक्स्ट है वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज कैन अट्रैक्ट, यस बिल्कुल। अब तुम सोचोगे ये क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो तुम अभी तक जानते हो कि कोई मान लो ये एक सेकेंड, हाँ, ये कोई एक मान लो प्लस क्यू बॉडी है और ये एक, अरे ये पेन चल क्यों नहीं रहा, माइनस क्यू बॉडी है। तो अब तुम सोचेगा यही एक केस है जो ये अट्रैक्ट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। बट हाँ ऐसा है, मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, बट एक जो होता है जो चार्ज है और दूसरा चार्ज नहीं है, अनचार्ज, वो अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे करेंगे आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको और बता दूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। एक कंसेप्ट और होता है, वो होता है टाइप्स ऑफ चार्जेस, जो बहुत आसान है बट फिर भी बताता हूँ। ये होता क्या है, टाइप ऑफ चार्जेस। आप जानते हो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है। बहुत कोई तेज बन के बोल देते हैं 3 होता है, बट 3 नहीं होता भाई, 2 ही चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये ठीक है। चलो बीच वालों को हम थोड़ा सा अलग कलर से बना लेते हैं, हरा कलर को, और इसे हम ब्लू कलर से, ठीक है। चलो इतना तो हो गया हमारे पास काम। अब क्या है कि मान लो आप ये जो हमारा हरा वाला है ना, हरा वाला, एक सेकेंड, ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल को मैं एन से डिनोट कर देता हूँ, एन से न्यूट्रल है। आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तभी तो ये न्यूट्रल होता है ना। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो गया। मान लो इसमें से अगर आपने इस पर एक चार्ज दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब ये हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना। इस पर आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब मान लो इसमें से तुम प्रोटॉन निकाल लोगे, मान लो तुम इसमें से प्रोटॉन बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रोटॉन को तो नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो गया, तो इसीलिए इस पर आएगा पॉजिटिवली चार्ज। ये इसी का मैंने यहाँ पे बनाया है। तो आप याद रखो, अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिवली चार्ज, अगर आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिवली चार्ज। अब देखो एक और बात, अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है ना, जो भी होता है छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज होगी आयन, उसका मास जो होगा कम हो जाएगा ओरिजिनल से, m डैश कम हो जाएगा ओरिजिनल से। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज, अगर आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो उसका जो मास हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया उस स्पीसी पे, और एक इलेक्ट्रॉन का मास भी बढ़ जाएगा, जो भी बढ़ेगा, बट बढ़ेगा तो आपके एक इलेक्ट्रॉन देने से उसका मास बढ़ जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज को आप ऐसे समझे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऐसे नहीं कि पॉजिटिवली चार्ज हो तो ज़्यादा प्रोटॉन है, वैसे नहीं। पॉजिटिवली चार्ज को आप मानेंगे क्या होता ही है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ये होता है हमारा
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज हमारा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हमारा हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए ये बेसिकली समझाना था कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अब आता है आगे। हाँ, तो देखो क्वांटाइजेशन। तो आपको एक और बात बता दूं कि क्वांटाइजेशन पे आने से पहले कोई भी अगर ये एटम है, एटम, ठीक है, और इस पे ये इसके है इलेक्ट्रॉन, बना देता हूँ, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो यहाँ घूम रहे हैं। तो अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालना चाहो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब होता है कि आप चार्ज निकाल रहे हो, सिंपल, चार्ज ही तो निकाल रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब चार्ज निकाल रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कम से कम कितना चार्ज निकाल सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? कम से कम का बात कर रहा हूँ, मिनिमम। सोचो, 10 सेकंड का समय देता हूँ, सोचो आराम से, सोच लिया? तो भाई जो भी आंसर है, ठीक है, तो आप इसमें सबसे कम से कम चार्ज आप निकाल सकते हैं, दैट इज ई। एक सेकेंड, सबसे कम चार्ज आप निकाल सकते हैं ई, क्योंकि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा ई के बराबर, ठीक है। और एक ई कितना होता है हमारा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो हमारा ई होता है, ई, एक सेकेंड, हाँ ये, तो ई होता है हमारे पास -1.6, ये पॉइंट है बीच में, इनटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इससे छोटा चार्ज नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब आप इसे सोचो कि इससे थोड़ा सा और ज़्यादा चार्ज, मतलब कि 1.7 × 10⁻⁻19, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर तुम खुद सोचो ना, यहाँ पे सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ढेर सारे, आपको कम से कम निकालना है, तो आप एक ई निकालोगे। अगर आप चाहोगे कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा और चार्ज चाहिए, और थोड़ा सा चार्ज चाहिए, तो क्या तुम इस ई में से इसे आधा तोड़ के ले लोगे? नहीं ले पाओगे ना, आधा ई नहीं ले सकते। तो मतलब अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा चार्ज चाहिए, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इसी को तो कहते हैं ना कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि आप चार्ज को तोड़ के नहीं निकाल सकते, आप उसको चार्ज को निकालोगे तो इंटीग्रल वैल्यू में ही निकालोगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, Q = NE। यहाँ N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आप समझो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि अगर आप कभी भी चार्ज लोगे, कभी भी, तो आप हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही लोगे, यानी कि आप लोगे 1 2 3 चार्ज। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आप इसके टर्म में ही लोगे। अगर आप बोलो 1.5 कूलम, तो मैं आपको 1.5 कूलम निकाल के दिखा दूंगा वो कितना होता है, ठीक है। तो बट आप जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसी फॉर्मेट में निकाल सकोगे। 1.5 इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल चार्ज तो वही है। तो ये रहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए। तो ये है आपका सवाल पहला, बहुत इजी सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ। हमें बताना है कि ये पॉसिबल चार्ज है या नहीं। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, ये देखो, ये पॉसिबल चार्ज है कि नहीं। 1.6 × 10⁻⁻20। तो पहले हम इसे बेसिक से चलेंगे। बेसिक से क्या? तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, हम लिखेंगे सेकेंड, Q = NE, ठीक है। हम ये लिख लेंगे Q = NE। Q हमारे पास कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁻20
n, और यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 से 1.6 कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखो n कितना आ जाएगा, तो n हमारे पास आ जाएगा, तो मैं अच्छे से सॉल्व करूँ, एक सेकेंड, इसे हाँ यहाँ रख देता हूँ। तो n हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। 10⁻⁻1 आया, तो 10⁻⁻1 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1 आप लिखोगे 1/10, 1/10 कितना आ गया 0.1, तो क्या बता 0.1 ही, या फिर कूलम n निकला ना, तो हमारा e आ जाएगा, तो वो 0.1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के हमारे पास 0.1। तो क्या यह पॉसिबल है कि हम लोग 0.1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नहीं, हम लोग कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करवाता हूँ, ये सवाल है, क्या ये पॉसिबल चार्ज है 0.1 e, तो अगेन आप बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मिनिमम जो पॉसिबल होता है हमारे पास 1e 2e 3e डॉट 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 होता है, बट ये 0.1 e है, तो एक से कम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल अगर मैं आपको दूं, क्या 0.1 कूलाम, आप ध्यान से देखना, यहाँ कूलाम है, ये 0.1 कूलाम चार्ज पॉसिबल है, तो चलिए निकालते हैं। देखो n अगर हमारा पॉइंट में आया, फ्रैक्शन में आया, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। n अगर हमारा इंटीजर में आया, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो हमारा पॉसिबल हो जाएगा। ओह एक सेकेंड, क्वेश्चन ही मिल, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि 0.1 कूलाम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। तो चेक करते हैं, Q इज इक्वल्स टू NE होता है हमारे पास। Q कितना है हमारे पास 0.1, 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं चार्ज, बराबर n हमें निकालना है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप इस n को यहीं पे रहने दोगे, इस n को यहीं पे रहने दोगे और इसको आप नीचे ले आओगे। तो जब आप इसे, एक सेकेंड, नीचे लाओगे इसे, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आएगा। अब आप इस 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओगे, इस 10⁻⁻19 को आप ऊपर ले जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻+19 बटे 10 इंटू 1.6। अगर आप इसे कट करोगे तो ये एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। चलो सॉल्व करता हूँ। देखो इतना तो आपको याद रहेगा, 10⁻19/10 इंटू 1.6। तो मैं अगर इसे इरेज करूँ तो देखो, इससे अगर आप इसके एक पावर को काटोगे तो ऊपर आएगा हमारे पास 10⁻18, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा देख लेता हूँ कैसे होगा ये। हाँ ये रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻18, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻18। एक सेकेंड, ये काम नहीं कर रहा। हाँ भाई अब ये काम करने लगा। तो हो जाएगा 10⁻18 और नीचे से 10 हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो इसे भी मैं हटा देता हूँ, नीचे से हमारा ये 10 हट जाएगा। हाँ ये हट जाएगा नीचे से 10, यह हमारा आ जाएगा 10⁻18 इंटू 1.6, सॉरी। तो कुछ ये फॉर्मेट आएगा 10⁻18/1.6। और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आता है, एक सेकेंड, 6.25 इंटू 10⁻17, ठीक है, ये आता है। तो ये देखो ये कितना बड़ा नंबर है कूलाम। आप बोलोगे देखो भाई पॉइंट में आ गया, तो वैसा बात नहीं है। देखो आपको लगेगा पॉइंट में है, ठीक है। तो आप इस 17 को, जो 10⁻17 है,
6.25 इंटू 10⁻17 है, तो अगर आप इसमें से पावर 2 निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻15 इंटू 100। और जब ये 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 625 इंटू 10⁻15। देख रहे हो कितना बड़ा है ये। तो ये हमारा पॉसिबल चार्ज है, ठीक है। तो आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ एकदम धमाकेदार तरीका, जिससे आप देखते ही 10 सेकंड में बना डालोगे, बता दोगे कि ये पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। कितने, 10 सेकंड में, मैक्सिमम 20 सेकंड में। तो वो कैसे, तो देखो आओ समझाता हूँ। आप जानते हो कि जो हमारा कम से कम पॉसिबल चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। ये हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हमें 10⁻−19 से और छोटा कुछ दिखेगा, 10⁻−19 से और कुछ छोटा दिख गया, मतलब 10⁻−20, 10⁻−21, 10⁻−22, ये तो और छोटे है ना। मतलब कि अगर हमें 10⁻−19 से छोटा दिख गया तो वो पॉसिबल नहीं होगा। समझ गया, 10⁻−19 से छोटा दिख गया तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप बोलोगे कि भाई 10⁻−19 से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो आप एक बात जान लो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, रेंज बता रहा हूँ, अगर 10⁻14, ठीक है, 14 दिया है, और 10 का पावर मतलब 14, 13, 12, 11, मतलब 10 का पावर 1 से लेके 10 का पावर 15 तक कुछ भी आपको पावर दिख गया, याद रखें मैं पावर की बात बता रहा हूँ, 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 15 तक, यहाँ ये कुछ भी रहे 1.6 रहे, 7.2 रहे, कुछ भी रहे, अगर आपको 10 का पावर 1 से लेकर 10 का पावर 15 तक दिख गया तो वो चार्ज पॉसिबल होगा। लिख के ले लो, ठीक है। हाँ, अब बात है कि 10 की पावर 16, 10 की पावर 17, 10 की पावर 18 ये रहे, तो इसे आप डिवाइड करके चेक कर लेना। मतलब देखो मैंने आपको काम कितना इजी कर दिया। 10 का पावर -19 से कितना ही छोटा रहे, -20 रहे, 10 का पावर -20, -21, कुछ भी रहे, ये सब पॉसिबल नहीं होंगे। और 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 15 तक अगर आपको चार्ज दिया है, पॉजिटिव में दिया हो या फिर नेगेटिव में भी, 10 की पावर -15 भी अगर दिया हो, ठीक है, नेगेटिव में भी 10 की पावर -15, 10 का पावर -12, पॉजिटिव में दिया हो, एक बात याद रखो, अगर पॉजिटिव में चार्ज दे दिया, हाँ ये बहुत भयानक चीज़ है, अगर चार्ज हमें पॉजिटिव में दिया है तो वो हमेशा पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर चार्ज हमें 10 का पावर, वहाँ जैसे मैंने आपको बताया था 1 से 10 का पावर -1 से 10 का पावर -15 तक आपको दे दे, 14 तक दे दे, तो वो भी पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा। आप लिख के ले लो, आपको मन करे आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये जो 10 का पावर -15 है, 10 का पावर -19 से कितना गुना है, 10,000 टाइम, 10,000 टाइम बड़ा है, इसलिए कोई भी फ्रैक्शन होगा ना तो ये इसे इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। और बाकी 10 की पावर -16, 17, 18 के लिए आप चेक कर लो। तो ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप सोच रहे होगे कि यार छोटे छोटे चीज़ में मैं बहुत समय लगा रहा हूँ, भाई समय लगाने का बात है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ आप अभी नहीं पढ़ोगे, ये चैप्टर आप आगे आने वाले 6 चैप्टर में पढ़ोगे। और अभी तुम्हारा चार्ज से रिलेटेड कंसेप्ट ठीक नहीं हुआ तो तुम 6 चैप्टर में फंसोगे, 8 चैप्टर में फंसोगे, ठीक है। ये पूरा 60% सिलेबस रखता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आधे घंटे 1 घंटा एक्स्ट्रा समय लगा के सुन लो पेशेंटली, ठीक है, ये बहुत बेनिफिट होगा। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सवाल हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया था फ्रैंकलिन होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैंकलिन, राइट आंसर। कूलम हमारा होता है एसआई यूनिट, ये जो था फैराड, ये फैराड नहीं था या फैराडे था,
इन्होंने कुछ एरर कर दिया है, लिख देता हूँ पूरा। हाँ, ये फैराडे था, तो फैराडे हमारा लार्जेस्ट यूनिट होता है, फ्रैंकलिन हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और कूलम ऐसा यूनिट होता है। हाँ, ये सवाल बढ़िया है। क्या है, पर सवाल पढ़ लो भाई। इफ़ अ बॉडी हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट देन इट मीन, अगर कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या मतलब है? इसने प्रोटॉन गेन किया है, इसने इसमें प्रोटॉन लॉस किया है, इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, या इसने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को दे दोगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो गेन सम प्रोटॉन, प्रोटॉन का हम लोग मूवमेंट नहीं कराते हैं, सबसे वाहियात ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो तुम्हारा ऐसे ही कट जाएगा। लॉस्ट सम प्रोटॉन, अगेन हम लोग प्रोटॉन को अंदर बाहर निकालते नहीं हैं, तो गया गेन सम इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो आप नेगेटिवली चार्ज हो जाओगे, तो ये भी गया लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन। आंसर क्यों हुआ डी, मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल है, श्योर चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप ये कैसे पता लगाओगे कि चार्ज है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, रिपल्सन बिटवीन बॉडीज, अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज, फ्रिक्शन फोर्स। अरे यार, फ्रिक्शन फोर्स तो पहले काट दो। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताया था, पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, तुमने आंसर तो मन में सोच लो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये श्योर चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज है, इसका श्योर चेक क्या है? तो रिपल्सन बिटवीन बॉडीज। अब कैसे, तो वो मैं बता दूँ। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन से कोई मतलब नहीं। अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि चार्ज होगा तो अट्रैक्ट भी तो हो सकता है। वो अट्रैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये दोनों अट्रैक्ट कैसे करेंगे? एक केस ये तो बनता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट हो सकता है वो जो अट्रैक्शन हो रहा होगा मास की वजह से हो रहा होगा, ग्रेविटेशन के कारण अट्रैक्शन हो रहा होगा। बट अगर ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये दोनों चार्ज है। क्यों? क्योंकि चार्ज से अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये रिपेल होगा, ठीक है, बट ग्रेविटेशन से आप रिपेल नहीं कर सकते, ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट होता है। यानी कि जो श्योर चेक है चार्ज के प्रेजेंस होने का, वो रिपल्सन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तो ही रिपेल करेगा, ठीक है। चार्ज नहीं होगा तो वो ग्रेविटेशन के कारण भी अट्रैक्ट हो सकता है, इसीलिए यहाँ श्योर चेक ऑफ चार्ज अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के रिस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है? तो देखो ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज नोन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लो भाई, पहला ही सही हो गया। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, दूसरा भी सही हो गया। नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, भाई बिल्कुल सही हो गया। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू कन्वर्टेड इनटू चार्ज, नहीं भाई। और हमसे इसे पूछा नॉट ट्रू, एक सेकंड सॉरी, नॉट ट्रू हो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग चीज़ होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अलग चीज़ होता है। और बाकी तीन ऑप्शन सही है, और ये तीन ऑप्शन तुम लिख भी लो, मैं तो खैर लिखवा दिया है, एग्जाम में आते हैं। क्या? चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज नोन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मैंने आपको बताया था कि कभी भी चार्ज होगा तो वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट क्या है भाई, पढ़ लो। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, लो भाई पहला ही बकवास, ठीक है। चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज विथ इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। मैंने आपको एक बात बताया था, क्या कि चार्ज जो होता है
इनवेरिएंट होता है। मतलब आप इसकी वेलोसिटी बढ़ा दो घटा दो, मैंने आपको बोला भी था कि हो सकता है आपसे सवाल में पूछ दे कि एक चार्ज रेस्ट पे है, उसे हमने 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ा दिया तो क्या उसका चार्ज जो इफेक्टिव चार्ज है वो घटेगा बढ़ेगा? वैसा तो कुछ नहीं होता, इनवेरिएंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गया, गलत हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए। नेक्स्ट ऑप्शन है और हमें इसमें खोजना है करेक्ट स्टेटमेंट। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन चार्ज कॉल्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चौथा नंबर सवाल भी पढ़ ही लो भाई। ऑप्शन चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, ऐसा बात नहीं है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक सेकेंड, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव कहाँ छोड़ दिया भाई ने, नेगेटिव नहीं लिखा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट में कौन सही नहीं है? तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल भाई स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बिल्कुल मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया। ए पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास कैन हैव चार्ज और अ पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज। ओ, तो इसमें हमसे क्या पूछा है? नॉट ट्रू। तो भाई नॉट ट्रू जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी है। हाँ देखो कैसा है ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले ऑप्शन नंबर सी कैसे सही है वो समझाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो हमसे बोल रहा है ना कि ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, ठीक है, हम एक पार्टिकल बनाते हैं, ये हमने बना लिया पार्टिकल, ठीक है। अब बोला हैव नॉन जीरो रेस्ट मास, मतलब इसका कुछ मास है, ठीक है। कैन हैव जीरो चार्ज, तो बोला अगर इसका कुछ मास है तो इस पर जीरो चार्ज हो सकता है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा तब ना, मास है, न्यूट्रल मास होगा तो इस पर चार्ज नहीं होगा। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि चार्ज कैन एग्जिस्ट विद, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जो दूसरा नंबर हमसे बोला है, दूसरा नंबर हमसे क्या बोला है ना कि ए पार्टिकल हैविंग रेस्ट जीरो रेस्ट मास, मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है इसका मास नहीं है, मासलेस पार्टिकल है, कैन हैव नॉन जीरो चार्ज, तो इसके पास चार्ज हो सकता है। भाई मैंने आपको बताया था चीख चीख के कि चार्ज होने के लिए मास होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ का बोला मास ही नहीं है बट चार्ज हो, मास नहीं होगा बट चार्ज हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ फॉल्स और ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर, टिक कर दूँ, ठीक है। बढ़िया, बढ़ते आगे। हाँ, तो ये हो गया हमारा चार्ज के कंसेप्ट पे, और है इफ़ अ सॉलिड एंड होलो कंडक्टिंग स्पेस हैव सेम, अच्छा ये तो बात का सवाल है। हाँ भाई, तो ये देखो अच्छा समय लग गया मुझे चार्ज के बारे में पूरा समझाते लगभग 50 मिनट हो गया। मैंने आपको चार्ज का एक एक पुर्जा खोल के समझाया। चार्ज पे आपको सवाल करवा दिए, लगभग 8-10 सवाल थे चार्ज पे, मैंने आपको सवाल करवा दिया, चार्ज का पूरा कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। अब चार्जिंग क्या क्या होती है, ठीक है। तो भाई मेथड ऑफ चार्जिंग शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ, दो वीडियो हो रहा है लंबा, और तुम एक बात जान लो कि जो चीज़ करने में समय लगता है ना वही समय तक रहता है, ठीक है। मैं चाहूँ फटक हाँ इसके चार्ज ये होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी ये होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बस ऐसा करके चला जाता, फिर तुरंत कूलाम्स लॉ पे आ जाता, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा देता। तो ऐसे नहीं होता ना, आप वैसे फिर बाद में संघर्ष करते रह जाओगे ना, इसलिए। तो चलो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ते हैं हम। तो मेथड ऑफ चार्जिंग बेसिकली होता क्या है, इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है ना कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तरीके क्या क्या है, ठीक है। तो आप किसी बॉडी को चार्ज करने के, हमारे पास 3 तरीके होते हैं। आप फ्रिक्शन से चार्ज कर दो, कंडक्शन से चार्ज कर दो और इंडक्शन से चार्ज कर दो, ठीक है। फ्रिक्शन वो आप तो जानते हो कि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर चार्ज होता है। कैसे? तो आपने कभी बचपन में अगर ये स्केल होता था ना, स्केल को अगर आप अपने बाल में रब करते थे, ठीक है, बाल में आप अपने रब करते थे, उसके बाद पेपर का टुकड़ा आप ले करके उस करते थे तो वो अट्रैक्ट होकर चिपक जाता था। तो ये होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप याद रखें 2 चीज़। फ्रिक्शन से कैसा चार्ज प्रोड्यूस होता है?
इक्वल मैग्नीट्यूड का, पहला इक्वल मैग्नीट्यूड का। ये नहीं कि आप थोड़ा सा घसड़े और बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया, ऐसा नहीं होता। इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और नेचर होता है अपोजिट इन नेचर, तभी ना अट्रैक्ट होता है। मान लो तुमने बाल पे रगड़ा, वहाँ आ गया पॉजिटिव और तुम्हारा पेपर भी है पॉजिटिव, तो फिर चिपकता नहीं ना, फिर तो रिपेल हो जाता, बट चिपकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम फ्रिक्शन बाय रबिंग, फ्रिक्शन कर सकते हो या आप कर सकते हो बाय रबिंग, दोनों चीज़। तो इससे क्या होता है ना, इक्वल अमाउंट के चार्ज और अपोजिट इन नेचर के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। कंडक्शन ये एक नया टॉपिक है, कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे कोई चार्ज होता है, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कंडक्शन से कैसे चार्ज होता है। मान लो कि ये आपके पास कोई ये है, क्या बोलते हैं इसे, ये है कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल, ठीक है, ये है, इस पे चार्ज हमारा प्लस क्यू, और उस पर खैर मानते अभी नहीं। अच्छा हाँ, ये बताने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि रह गई। देखो, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, एक सेकेंड, ये है कोई कंडक्टर, ठीक है, और मान लो ये कोई कंडक्टिंग है, कोई मेटल है, ठीक है, ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्ट कर सकता है चार्ज को। तो अब बताओ ये कंडक्टर होता क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं इसके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ना होता है भाई कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, इसलिए कंडक्टर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होता कहाँ है? ये जो इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? सरफेस पे नहीं। आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा वो वॉल्यूम में होता है। कहाँ? विद इन द वॉल्यूम, ठीक है, विद इन द वॉल्यूम होता है। कंडक्टर में उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद इन द वॉल्यूम में होते हैं, ठीक है, और इंसुलेटर में भी वॉल्यूम में ही होते हैं। तो आप जानते हो ना, कंडक्टर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वॉल्यूम के अंदर होता है। कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे नहीं होता है। हाँ, बट जब आप इसे एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, ठीक है, जैसे आपने इसे डाला पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो जब आप इसे चार्ज दोगे ना, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसे चार्ज जब आप देते हो ना तो वो इसके सरफेस पे रहता है। कोई भी अगर वो हॉलो है, मतलब अंदर से खाली है तो भी, और अगर वो सॉलिड है तो भी, ठीक है, चार्ज हमेशा जब आप चार्ज दोगे तो वो सरफेस पे रहेगा, और नहीं तो ऐसे वॉल्यूम में रहता है, ठीक है। और इंसुलेटर, मान लो कोई हमने इंसुलेटर ले लिया, तो इसमें क्या होता है ना कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और इसमें क्या होता है ना कि जहाँ पे चार्ज रखोगे, ये चूँकि हमारा इंसुलेटर है, जहाँ पे चार्ज रखोगे वहाँ पे चार्ज रह जाएगा। मान लो तुमने यहाँ पे चार्ज यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो चार्ज यहीं पे रह जाएगा। जहाँ पे तुम चार्ज रखोगे चार्ज वहीं पे ठहर जाएगा। बट अगर तुमको एक कंडक्टर ले लोगे, कंडक्टर, और उस पर अगर तुमने चार्ज रखा तो वो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब जगह, ठीक है। कंडक्टर पे चार्ज रखोगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैं प्लस चार्ज बना रहा हूँ, कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इंसुलेटर में जहाँ पे चार्ज रखोगे वहीं पे रह जाता है, ठीक है। ये मैंने बात आपको बता दिया। और एक और चीज़, इससे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मान लो ये तुम हो, ठीक है, और अगर तुमने देखा होगा कि अगर तुम कोई चीज़ को जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ हो, अगर, हाँ, तुम कार्टून में देखा होगा तुमने, या फिर आपने फिल्म में देखा होगा। क्या देखा होगा कि अगर मान लो ये तुम हो, क्या कोई भी है, ये बंदा अभी फ़िलहाल ये मुस्कुरा रहा है, और जब इसे ना करंट लगता है, मान लो इसने स्विच में हाथ डाल दिया, ठीक है, तो जब इसे करंट लगता है ना तो इसके बाल ऐसे ऐसे हो जाते हैं,
तुमने देखा होगा पुराने फिल्म में जब उसे करंट लगता था तो उसका ना बाल ऐसे खड़ा होता है। तो बाल खड़ा क्यों होता है? क्योंकि जो चार्ज होता है ना, चार्ज पतले जगह पे बहुत जल्दी जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि जहाँ पतला सरफेस होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे पतला हमारा बाल ही होता है, तो जहाँ पतला सरफेस होता है वो ना वहाँ पे जल्दी इलेक्ट्रॉन्स जाता है। आप कह सकते हो चार्ज को शार्प पॉइंट अच्छा लगता है। ठीक है, तो मान लो अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे करके कोई शेप है, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, इस जगह पे चार्ज ज़्यादा होगा, इस जगह पे चार्ज कम होगा। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। मैं आपको बताने वाला था कंडक्शन के बारे में क्या होता है। तो मैंने पहले आपको ये बता दिया कि क्या क्या होता है। जब कोई कंडक्टर पे चार्ज हम लोग डालते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंसुलेटर पे जहाँ चार्ज रख देंगे चार्ज वहीं पे रह जाएगा। कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इंसुलेटर में नहीं होते, टाइटली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि ये हमने कोई लिया कंडक्टर, ठीक है, जिसके पास हमारा रेडियस है r। ठीक है, इसका एक सेकंड, हमारे पास r रेडियस है इसका। ठीक है, उसके बाद हमने कोई कंडक्टर लिया ये, ठीक है, और इसका भी कुछ रेडियस है r2। ठीक है, और जो इस पे हमारा चार्ज है +2 कूलम चार्ज है और इस पे -8 कूलम चार्ज है, और ये ऐसे करके छूटा हुआ है। जब हम इसे लॉक कर देंगे तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम चार्ज है। ठीक है, तो अब जो होगा इस पे मान लो अभी ये Q1 है, Q1 बराबर इतना, और Q2 हमारे पास कितना है -8। अब जब हम इसे सटा देंगे कंडक्टिंग वायर से तो Q1 डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, और Q2 डैश कितना हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो आपने ये स्विच ऐड कर दिया, तो सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारे पास Q1 डैश होगा ना, ये क्या होगा, आप दोनों पे चार्ज कितना कितना प्लस कर दो डायरेक्ट, Q1 + Q2, रेडियस R1 + R2, ये आपने कर दिया। अब * आप किसका निकाल रहे हो, Q1 के लिए, Q1 डैश के लिए, तो Q1 इनिशियल चार्ज इसका रख दो, बस ये हो गया। और आप देखोगे तो हमारा डायमेंशन भी मैच कर जाएगा। ठीक है, ओह Q1 बोल दिया यार, यहाँ पे ना R1 आएगा, R1 सॉरी, एक सेकेंड, यस। देखो अगर तुम्हें Q1 डैश निकालना है तो सम ऑफ चार्ज बाय सम ऑफ रेडियस, और तुम्हें Q1 निकालना है तो जिसका निकालना है उसका रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जिसका निकालना है उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा Q1 डैश बराबर सम ऑफ चार्ज, तो हो जाएगा हमारे पास, ओह ये डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। Q1 अगर आपको निकालना है, Q1 डैश बराबर सम ऑफ चार्ज Q1 + Q2 बराबर सम ऑफ रेडियस, तो R1 + R2 कनेक्ट करने के बाद जिस पे निकालना है उसका इनिशियल वाला चार्ज लेंगे और सॉरी रेडियस लेंगे, तो R1। देखो अब जब आप डायमेंशन मैच करोगे तो ये देखो R1 + R2 का डायमेंशन होगा R, और R ऊपर कट जाएगा, और यहाँ हमारा डायमेंशन भी मैच कर जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये बहुत काम का है। ठीक है, ये फॉर्मूला। अगर आपको Q2 डैश निकालना होता है तो Q1 + Q2 R1 + R2, और ऊपर बस आप यहाँ पे R2 लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे R2 लिख देते हैं तो ये हमारा Q2 निकल जाता। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा हाँ, क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन तो डिलीट हो गया, तो चलो सॉल्व करवा ही देता हूँ। ये है हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा कोई कंडक्टिंग मेटल और दूसरा है ये कंडक्टिंग मेटल। ठीक है, हमने चार्ज लिया था इस पर -10 कूलम। ठीक है, और इस पे हम ले लेते हैं
2 कूलम, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, ये 2 कूलम इसका Q1 है इनिशियल और इसका ये Q2 है इनिशियल। तो अब हम मान लेते हैं इन दोनों को हमने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ठीक है। ये लो, हमने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो अब यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। तो अब इस पर कितना चार्ज बच जाएगा, तो Q1 डैश, मतलब चार्ज प्लग करने के बाद इस पर चार्ज कितना होगा नया। तो मैंने आपको क्या बोला, सम ऑफ चार्ज, तो Q1 प्लस Q2, तो 2 कूलम प्लस माइनस 10 कूलम, तो ये हो जाएगा -8 कूलम अपॉन में R1 प्लस R2। तो मान लो आप इसकी R1 की, तो मान लो अगर आप मान लो R1 को लेते हैं 2 और इससे मान लो इसको भी अगर आप मान लो 2, तो यहाँ का जाओ 2 हो जाएगा 4 इंटू आप Q1 निकाल रहे हैं, तो Q1 का इनिशियल रेडियस कितना था 2, तो 8 दूनी 16/4, तो इस पे आ जाएगा -4 कूलम, ठीक है। सिमिलरली आप Q2 करना आप निकालोगे तो सम ऑफ चार्जेस कितना आएगा, सम ऑफ चार्जेस -8 अपॉन में सम ऑफ रेडियस, तो 2 to 4। Q2 डैश आप निकाल रहे हो, Q2 डैश, तो Q2 डैश अगर आप निकाल रहे हो तो इसकी इनिशियल रेडियस लोगे, इसकी इनिशियल रेडियस क्या थी, इसकी इनिशियल रेडियस थी 2, ठीक है। तो 8 दूनी 16/4, तो ये भी आ गया -4 कूलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब देखो आप -4 कूलम को अगर आप प्लस करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, -8 कूलम आएगा। एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। -4 कूलम को आप प्लस करोगे तो -8 कूलम आएगा ना। और आप जब और मैंने आपको बताया था कि चार्ज कंजर्व होता है, तो यहाँ देखो टोटल चार्ज कितना है, एक सेकेंड, -10 कूलम को आप जोड़ो, फिर आप इनिशियली -10 कूलम और +2 कूलम को देखोगे तो -8 कूलम, जोड़ने के बाद भी -8 कूलम ही आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। देखो चार्ज हो गया ना कंजर्व, मैंने आपको बताया था चार्ज कंजर्व होता है। चलो, तो ये हो गया भाई हमारा कंडक्शन से, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब एक लास्ट हमारे पास रह गया, ये इंडक्शन, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी के बाद इसके बाद का कूलम्स लॉ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कूलम्स लॉ पे खतरनाक सवाल भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इंडक्शन पढ़ते हैं। तो बाय इंडक्शन चार्ज कैसे होता है, तो पहली बात जान लो, इंडक्शन से हमारा क्या होता है ना कि, एक सेकेंड, ऑपोजिट नेचर के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो कैसे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, ऑपोजिट नेचर के और मे बी इक्वल, और इक्वल हो सकते हैं या फिर नहीं भी, मे बी इक्वल। तो होते कैसे हैं, तो चलो ये बताता हूँ। मान लो कि तुमने एक कोई कंडक्टिंग सरफेस लिया ये, और इसे तुमने कनेक्ट कर दिया, एक सेकेंड, इंसुलेटिंग स्टैंड से, ठीक है। ये इंसुलेटर है नीचे वाला और ये है कंडक्टर, ठीक है। अब ये कंडक्टर है तो इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना भाई। और ये एक तुम मान लो तुमने एक और बनाया, बट ये तुमने बनाया इंसुलेटर, एक सेकेंड, हाँ, ये तुमने बनाया इंसुलेटर और इसके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब तुमने लाया, क्या किया ना कि एक तुमने लाया रॉड, ठीक है। ये तुमने लाया एक रॉड और इस पे चार्ज कैसा है, तो इस पे चार्ज है नेगेटिव, इस पे चार्ज है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज है इस पर, तुम इसके पास लाओगे तो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन बेवफा होता है, वो इसे छोड़ के भाग जाएगा। कैसे भागेगा, तो ये हमने लिया है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज इसके सामने लाओगे तो क्या करेगा ना कि पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। पॉजिटिव को इस तरफ कर लेगा, सारा पॉजिटिव भाग के इसके सामने आना चाहेगा, इसके सामने, ठीक है। इस रॉड के सामने आना चाहेगा सारा पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था, और सारा इसका इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा इधर,
समझ गया। चूँकि ये इंसुलेटिंग स्टैंड है इसीलिए कोई भी चार्ज नीचे नहीं जा रहा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे करते हैं अर्थ, मतलब यहाँ से एक तार निकाला, ज़मीन पे जोड़ दिया, तब ये सारे इलेक्ट्रॉन देखो, चूँकि हम जानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है और यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सारा इलेक्ट्रॉन भागेगा नीचे, ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन नीचे का और भाग जाएगा और ये धरती में चल जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास बच जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से बच जाएगा। पहले मैं इसे मिटा दूँ, तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो है इसे हम हटा देंगे। एक सेकेंड, ये हो गया। तो इस रॉड को हम हटा देंगे, तो इस रॉड को हम हटा देंगे तो ये हमारे पास ऐसे बचेगा, ठीक है। हमारे पास इसका इंसुलेटिंग स्टैंड रह जाए, एक सेकेंड, इसका इंसुलेटिंग स्टैंड हमारे पास ये बच गया हमारे पास ऐसे, और ये हमारे पास इसका इंसुलेटिंग स्टैंड रह जाएगा और ऐसे। और चूँकि हमने इस रॉड को हटा लेंगे, हम हटा देंगे, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके अंदर हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब हमने रॉड को सामने लाया जो नेगेटिवली चार्ज था, तो इसके सारे प्रोटॉन बेवफा निकले, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ना चाहा और इसके सामने अट्रैक्ट हो गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो गया और उससे खफा हो गया इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए ये माइनस इधर हमारा आ गया और ये सोचा कि मैं रॉड के साथ चला जाऊंगा, सट जाऊंगा, चिपक जाऊंगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। रॉड भाग गया और इधर से हमने इसे अर्थ कर दिया, तो इसके सारे नेगेटिव भाग गए नीचे अर्थ में और हमारे पास बच गया सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव आयन। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब इंडक्शन, यही है इंडक्शन का प्रोसेस, हमने आपको क्या बताया कि जब इंडक्शन होता है तो अपोजिट नेचर के चार्ज क्रिएट होते हैं। आप देख रहे हो रॉड हमारा है नेगेटिवली चार्ज, हमारे पास फाइनली आया ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब हमने और फिर हमने इसे हटा दिया तो फाइनली पॉजिटिवली चार्ज आ गया और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है मे बी इक्वल और मे नॉट भी इक्वल हो सकता है। हाँ भाई, तो ये है आज आपके लिए कैसे कैसे चार्ज होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग और चार्ज पे मैंने आपको बताया। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। चलो सवाल क्या है, उसके बाद एंड करते हैं इसे। फिर अगले बार से कूलम्ब लॉ लाऊंगा, उस पर बढ़िया बढ़िया सवाल लाऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोशिश करूंगा लाने का। सवाल है कि एक सेकेंड, इन इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस्ड इन द नियर सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज। बेसिकली जो इंडक्शन सवाल है कि जो इंडक्शन होता है उसमें चार्ज कैसा प्रोड्यूस होता है। तो पहला बात आप जानो कि डिसिमिलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सिमिलर वाला तो कट जाएगा, इक्वल एंड सिमिलर कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर ग्रेटर नहीं, मे बी इक्वल और लेस बट ग्रेटर नहीं, तो ग्रेटर आ गया तो कट गया। देखो लेसर हो सकता है और डिसिमिलर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो कम हो सकता है और डिसिमिलर ही प्रोड्यूस होगा। यहाँ देखो बोल दिया है इक्वल एंड सिमिलर, ऐसा नहीं है कि इक्वल ही प्रोड्यूस होता है, कम भी प्रोड्यूस हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज कौन कौन नहीं है, तो आप अगर आप नहीं समझते हो, कूलम है यूनिट ऑफ चार्ज, फैराडे है यूनिट ऑफ चार्ज, स्टैट कूलम है। देखो ये जो फैराड है ये हमारा नहीं है चार्ज का यूनिट, जो फैराड है ये कैपेसिटेंस का यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा आज कंडक्शन पे, और मतलब ये रहा आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 1, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया चार्ज के बारे में, चार्ज की हर एक बेसिक प्रॉपर्टी खोल के हमने डिस्कस करी है, और कम से कम आज के सेशन से 15-16 सवाल आपने कर लिया है। फिर हमने किया था कि सबसे पहले हमने किया कि मोशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, EM वेव कब प्रोड्यूस होता है। फिर हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी और चार्ज की प्रॉपर्टीज़, और उसमें 15-16 सवाल और मेथड ऑफ चार्जिंग हमने आज कंप्लीट किया। तो ये अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ लेकर के आएंगे और उस पर बढ़िया तगड़ा सवाल जो कि यहाँ तक कि नीट में भी पूछे जा चुके हैं, वैसे सवाल लेकर के आएंगे और ट्रिक के साथ भी लेकर के आएंगे, जो तुम्हें
जो 20 सेकंड में तुम बना दोगे, लंबे लंबे सवाल जो तुम जल्दी कर दोगे, ठीक है। तो वो ऐसा ट्रिक भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।